वैसे तो अपने जीवन में कई यात्राएं करी है मैंने, लेकिन आज की यात्रा के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मुझे देखने को मिलेगी वो खूबसूरत जगह जिसे मैं काफ़ी समय से अपनी आंखों से देखना चाहता था, यानी वाइट टेम्पल। और इसके साथ ही मैं मिलने वाला हूँ एक ऐसी ट्राइब से जिसे करीब से देखने का मौका मिलना मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है, क्योंकि बचपन में कहीं इनके बारे में पढ़ा था जो आज तक मेरे दिमाग के किसी कोने में छपा हुआ है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिंग माई। मैं एजे द डोर टू रूम में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस समय जैसे आपको पता ही है कि हम चिंग माई में हैं, जिसको द रोज ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वाकई में बहुत ही सुंदर शहर है। तो आज हम निकले हैं यहाँ से चिंग राई, जहाँ पे हम देखेंगे वाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल और एक ललिता कैफ़े भी है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए। ओल्ड टाउन की सरहद को पार कर हम चले एक नए द्वार पर जो खुलता है चिंग राई के खूबसूरत वाइट टेम्पल की राह पर। इसके साथ ही आपको ले चलेंगे उस गांव पर जहां की औरतें पहनती हैं कड़े अपने पांव पर। माफ करिए, ये लाइन केवल मैंने तुकबंदी के लिए जोड़ दी थी। असल में वो रिंग्स पहनती हैं अपनी गर्दन पर। क्यों पहनती हैं ये आगे चलकर बताएंगे और दिखाएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे। बस बने रहिए साथ हमारे। बादलों ने सूरज को ढक लिया है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही मौसम काफी सुहावना हो गया था। तो हरे भरे खेतों के बीच बने हाईवे से होते हुए हम पहुंचे एक छोटे से गांव के एक बड़े से खूबसूरत कैफे पर। अभी हम रुके हैं एक मिडवे में एक कैफे पर जिसका नाम है फूफा साई करके। प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है इसको। खैर, पहाड़ के नीचे बना बड़ा ही प्यारा सा कैफे था ये। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। बस यही मौसम तो अच्छा लगता है पहाड़ों का। वैसे तो पहाड़ अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये मौसम एकदम चार चांद लगा देता है, नहीं? वाह। बता दें, ये टूर मुझे पड़ा है 1500 बात में, जो कि मैंने अपने हॉस्टल से ही ले लिया था, क्योंकि अन्य टूर ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ थोड़ा सस्ता पैकेज मिल गया था। और सबसे बड़ी बात, इस टूर में वो सब जगह शामिल थी जहाँ की मैं जाना चाहता था। खैर, चिंग माई से चिंग राई तक बाई रोड डिस्टेंस करीब 184 किलोमीटर्स के लगभग है, जिसमें करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और पूरे टूर में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। हमारा लंच इस पैकेज में ही इंक्लूड था। पैकेज बुक करते समय आप अपनी पसंद के अनुसार वेज या नॉन वेज फूड चूज कर सकते हैं। इस खूबसूरत रास्ते पर सफर करते हुए हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए काफी फेमस है। इसका नाम है माई काचन हॉट स्प्रिंग्स। खौलता हुआ पानी इतना गर्म कि लोग इस पानी में अंडे भी उबालते हैं। बस 8-10 मिनट में परफेक्ट बॉइल्ड एग तैयार। पानी से उठती है भाप और हवा में सल्फर की हल्की महक एक अलग ही सुकून देती है, खास तौर से और ज्यादा जब मौसम ऐसा गजब का हो, है ना? राह में इनसे भी मुलाकात हो गई। ये अलकांट्रा है बेरूत से। ये भी सोलो ट्रैवलर है और कुछ दिन पहले ही इंडिया का टूर करके आई हैं। अपने इंडिया के सफर का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस भी इन्होंने शेयर किया मुझसे। खैर, वो बाद में बताते हैं और अभी लेते हैं मजे यहाँ के। काफ़ी स्लिपरी है इसके पास में, तो संभल के जाना पड़ेगा। ये हॉट स्प्रिंग के फव्वारे छूटते रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं। ये देखो, एक उधर भी है, वहाँ से तो लगातार ही फूट रहा है। इस कॉम्प्लेक्स के बगल में स्थित ये कंबोडिया के अंकोर वाट जैसा दिखने वाला मंदिर बार बार मेरा ध्यान खींच रहा था। चलो देखते हैं इसको, कैसा मंदिर है ये। अति सुंदर, लेकिन अबंडंट लग रहा है और बड़ी अजीब सी खामोशी लग रही है इस जगह पे।
खैर, पूछने पर पता लगा कि ये स्ट्रक्चर असल में एक अधूरा लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है जिसे मिड 1990s में बनाया गया था, फिर अचानक छोड़ दिया गया और आज ये खामोश खंडहर जैसे किसी भूली कहानी की याद बनकर खड़ा है। यहाँ आने वाला हर मुसाफिर इसे देखकर यही सोचता है कि इस अधूरे मंदिर में आखिर क्या था और क्यों इसे यूं ही छोड़ दिया गया। जरा सोचो, यही तो यात्रा है। कई बार रास्ते में मिलने वाली अनजानी और भूली बिसरी रहस्यमयी जगह हमारी ट्रिप को और भी यादगार बना देती हैं। सही बात है ना दोस्तों? जब भी चियांग राय आना तो एक बार तो यहाँ आना बनता है ना। चलो चलते हैं यहाँ से और पहुंचते हैं उस जगह जहाँ के लोगों को सामने से देखने का मेरा सपना पूरा होने वाला है, यानी लॉन्ग नेक ट्राइब। अभी हम जिस गांव में पहुंचे हैं वहां पर लॉन्ग नेक के अलावा लॉन्ग ईयर्स और चाइना की कुछ और ट्राइब्स भी निवास करती हैं। असल में ये कोई नेचुरल गांव नहीं है बल्कि एक कल्चरल सेंटर है जिसे विशेष रूप से टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। असल में नॉर्थ थाईलैंड में कई जनजातियां पहाड़ों पर बहुत दूर दूर और अलग अलग जगह पे रहती हैं। किसी भी टूरिस्ट के लिए 2-3 दिनों में भी उन सभी असली के गांवों में जाना नामुमकिन है। इसलिए सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर ये यूनियन विलेज बनाया, जहां 5 अलग अलग कबीले के परिवारों को बसाया गया है, जिससे कि पर्यटकों को एक ही जगह सब देखने को मिल जाता है। चूंकि ये शरणार्थी हैं तो थाईलैंड सरकार इन्हें अपने शहरों में काम करने की अनुमति भी नहीं देती है। शायद उनकी संस्कृति को बचाना और उन्हें कमाई का जरिया देने के लिए ही इन गांवों को बसाया गया है। और यहीं बसती है दुनिया की सबसे अनोखी जनजातियों में से एक, जिन्हें हम लॉन्ग नेक कयान ट्राइब या लॉन्ग नेक करेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए महिलाएं पारंपरिक तरीके से स्कार्फ, शॉल, बैग और मेचपोश आदि बुनती हैं और पुरुष अक्सर वुड कार्विंग आदि का काम करते हैं। जो पर्यटक यहाँ आते हैं वे इन्हीं दुकानों से सामान खरीदते हैं। इस बिक्री से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे उन्हें मिलता है। ये मूल रूप से म्यांमार के पहाड़ी इलाकों से आते हैं और कई दशक पहले राजनीतिक संघर्ष और युद्ध की वजह से थाईलैंड में आकर बस गए। पीतल के भारी भारी रिंग्स ये बचपन से ही पहनना शुरू कर देती हैं, जिनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे कि इनके समुदाय में लंबा गला सौंदर्य और पहचान का प्रतीक माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि जंगली जानवरों जैसे शेर और तेंदुए के हमलों से बचने के लिए भी ये रिंग्स पहनने की शुरुआत हुई, क्योंकि इनके कबीले की औरतें अक्सर जंगलों से लकड़ियां बीनने जाया करती थी और ये जानवर अपने शिकार के गले पर ही वार करते हैं। धीरे धीरे ये रिंग्स इनकी जनजाति की पहचान बन गई। देखो, ऐसे होते हैं इन लोगों के घर, बैम्बू से बने हुए। साथ में झूले भी डाल रखे हैं। बहुत मेहनती होते हैं लोग और साथ में बहुत प्यारे भी। यहां रखी सारी चीजें ये अपने हाथों से बनाते हैं। चलो अब बताते हैं इस जगह का असली कॉन्सेप्ट, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। दुनिया भर के आलोचक इसे ह्यूमन जू भी कहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये लोग म्यांमार के रिफ्यूजी हैं जिनके पास थाईलैंड की नागरिकता नहीं है। ये अपनी मर्जी से इस गांव के बाहर जाकर नौकरी भी नहीं कर सकते। तो एक तरफ ये टूरिज्म इनकी मजबूरी है, क्योंकि यही इनकी कमाई का एकमात्र जरिया है, जो कि इनको यहाँ की टिकट से और अपना सामान बेचकर मिलता है। और दूसरी तरफ ये बहस भी है कि हम टिकट खरीदकर किसी की गरीबी और लाचारी की नुमाइश देखने आ रहे हैं। यह जगह थाईलैंड की सुंदरता और म्यांमार के शरणार्थियों के संघर्ष का मिला जुला रूप है। यह सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है, बल्कि ये समझने की जगह है कि लोग अपनी परंपरा और पेट पालने के लिए क्या कुछ करते हैं, है ना? अरे वाह, भैंस भी देख लीजिए यहाँ की। हेलो। ये लिसु ट्राइब की महिला हैं। ये लोग मूल रूप से तिब्बत से आए हैं। वहां से चाइना और म्यांमार होते हुए लगभग 100 साल पहले थाईलैंड में आकर बस गए। थैंक यू। यहाँ बसी सभी जनजातियों में इनका पहनावा सबसे ज्यादा चमकीला और रंगीन होता है। ये हमांग ट्राइब को बिलोंग करती हैं,
जो कि चाइना से माइग्रेट करके यहाँ आकर बस गए। थैंक यू। ये भी अपने विशिष्ट डिजाइन और रंग बिरंगे पहनावे के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से सिल्वर ज्वेलरी इनकी पहचान है। और यह है मिस्टर कॉक। क्या देखती हो सूरत मेरी। लो भाई, एग्जिट पे आ चुके हैं हम लोग। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ये मेरा ड्रीम था कि जब भी मैं थाईलैंड आऊँगा तो इस ट्राइब को देखने ज़रूर आऊँगा। चलो अब बढ़ते हैं नॉर्थ थाईलैंड के चियांग राई सिटी की ओर, जहां है सफेद रोशनी की तरह चमकता एक मंदिर, वॉट रोंग खुन, जिसे दुनिया आज व्हाइट टेम्पल के नाम से भी जानती है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं इस समय चियांग राई के व्हाइट टेम्पल में। आज काफ़ी भीड़ है। ये रहे हमारे टूर गाइड मिस्टर मिट, जो सुबह बिना कुल्ला मंजन कर ही चले आए थे। बड़ी जानलेवा बदबू आ रही थी इनके मुंह से। खैर, ये बता रहे हैं कि यही व्यक्ति वो आर्किटेक्ट है जिन्होंने इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया। वाह, क्या इमेजिनेशन होगी इन आर्किटेक्ट भाई साहब की। यहाँ आपको रोबोट, एलियन, राक्षस, पिशाच सब देखने को मिलेंगे। चलते चलते आपको बताते भी जाएं कि इस मंदिर की कहानी किसी आम कहानी की तरह नहीं है। यह कहानी है एक कलाकार की दीवानगी, उसकी आस्था और उसकी कला को अमर कर देने वाले जुनून की। पहले यहाँ एक पारंपरिक बौद्ध मंदिर था, पर समय के साथ वो जर्जर हो गया। 1990 के लगभग ये मंदिर बिल्कुल अबंडन हो चुका था और कोई भी इसे ठीक कराने को तैयार नहीं था। फिर आया एक आर्किटेक्ट जो कि थाईलैंड के मशहूर विजुअल आर्टिस्ट चलेरमचाई कोसेत्पेपत थे। उन्होंने 1997 में इस मंदिर का पूरी तरह से पुनर्निर्माण कराने का फैसला लिया। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का पूरा खर्च चलेरमचाई ने खुद उठाया। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट कंपनी से डोनेशन लेने से भी मना कर दिया, ताकि उनकी कला पर किसी का भी कंट्रोल ना रहे। और उनकी इस कला का नमूना पूरे मंदिर में दिखता है। अपनी इमेजिनेशन का खुल के इस्तेमाल किया उन्होंने, वाकई जबरदस्त। इस मंदिर को बनाने का उनका मकसद भगवान बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति को मॉडर्न आर्ट के जरिए व्यक्त करना और एक ऐसा मंदिर बनाना जो प्योरिटी और एनलाइटमेंट का प्रतीक हो। भगवान बुद्ध की निर्मलता को दिखाने के लिए उन्होंने चुना सफेद रंग और शीशे को चुना ज्ञान की रोशनी दिखाने के लिए। भाई वाह, ये शानदार गोल्डन स्ट्रक्चर जो आप अभी देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स यानी रेस्टरूम है, तो आप क्या कहोगे? तो ये सुनहरा रंग मानव की भौतिक इच्छाओं को दिखाता है, जबकि व्हाइट यानी सफेद रंग पवित्रता, निर्मलता, शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। चलेरमचाई ने यह भी कहा था कि उन्होंने जानबूझकर इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को इतना सुंदर बनाया ताकि लोग समझें कि मानव सबसे ज्यादा अटैचमेंट उन्हीं चीजों से रखता है जिनका असली मूल्य कुछ नहीं होता। बात तो बिल्कुल सही है ना? अगर आप कला प्रेमी हैं तो आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसे ही देखो, एक साधारण से दरवाजे को इन्होंने कितना सुंदर लुक दे दिया। देखा, हर चीज में इतनी डिटेलिंग है कि पूछो मत। बहुत सुंदर, मजा आ गया। एक एक चीज को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है ना कि बता नहीं सकते। अभी हम हैं मेन टेंपल के लेफ्ट साइड में बने हुए एक टेंपल में। यहां बने हर स्कल्पचर का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। ये सब दिखाने में वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपको बगैर दिखाए मन ही नहीं मान रहा है। कितना सुंदर है ये, अद्भुत। क्या आपको पता है कि यहां पर भी भगवान गणेश जी को बहुत माना जाता है। यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। वो रहा मुख्य मंदिर जहां अभी हमें जाना है, लेकिन उससे पहले ये केव ऑफ आर्ट भी आपको दिखा दें, तब तक शायद वहां भीड़ भी कम हो जाए।
ये जगह भी ना अपने आप में बड़ी यूनिक है। असल में यहाँ एक आर्टिफिशियल केव बनाई गई है। यहाँ की चट्टानें, मॉस यानी गाय और ये झरना सब कुछ आर्टिफिशियल है, लेकिन देखने में बिल्कुल असली लगता है। और यहाँ की कारीगरी देखकर आप दंग रह जाएंगे। हॉलीवुड मूवीज़ के ना जाने कितने ही कैरेक्टर्स इन चट्टानों पे उकेरे गए हैं। प्रीडेटर, किंग कॉन्ग, एनाकोंडा, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और यहाँ तक कि एलियन भी। गजब है भाई, गजब। भाई जी जब आए हैं तो एक एक चीज़ देख के जाएंगे। मतलब जहाँ पर भी नज़र जा रही है ना कुछ है ज़रूर। ओके, ये हमारे म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और ये शायद कछुआ जी महाराज हैं। और भाई ये प्रीडेटर जिस पे लोगों ने पैसे चढ़ा रखे हैं, और ये एलियन भाई हैं। मस्त है, बढ़िया। हर एक जो इन्होंने चट्टान बनाई है कुछ ना कुछ आकृति ज़रूर उकेरी हुई है। ओह, किंग कॉन्ग, ये है केव ऑफ आर्ट। ये जगह अक्सर यहाँ आने वाले पर्यटकों की नज़रों से छिप जाती है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो आप जब भी यहाँ आइएगा इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है। अब चलते हैं व्हाइट टेम्पल के अंदर। तो हमारी यात्रा शुरू होती है इस खास जगह से, जिसे साइकिल ऑफ रीबर्थ या ब्रिज ऑफ रीबर्थ भी कहा जाता है। सैकड़ों हाथ और खोपड़ियां जमीन से ऊपर की ओर निकल रहे हैं। ये कोई साधारण कलाकारी नहीं है। ये दर्शाती है मानव के लालच, लोभ, बुराइयों, कमजोरियों और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को। इसको नर्क का द्वार भी कह सकते हैं। यहाँ संदेश साफ है, अगर आपको स्वर्ग तक पहुँचना है तो आपको इन सभी का त्याग करना होगा। जैसे ही हम इन डरावने हाथों को पार करके पुल पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना होता है सामने द्वार पर खड़े दो संरक्षकों से। इनमें से एक मृत्यु है और दूसरा राहु, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब यहीं होता है। ये एक वन वे रास्ता है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में बीता वक्त वापस नहीं आता। और इस पुल को कहते हैं द गेट ऑफ हेवन। इस पुल को पार कर हम पहुंचते हैं उबोसोर यानी मुख्य भवन पर। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या क्या है और ये आपको चौंका देगा। तो बाहर के विपरीत अंदर की दीवारों पर पारंपरिक बौद्ध चित्र नहीं है, बल्कि मॉडर्न आर्ट दिखेगी आपको, जिसमें ब्रह्मांड, स्पेसशिप, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मैट्रिक्स का नियो, कुंफू पांडा और मिनियंस भी देखने को मिलेंगे। इनको यहाँ चित्रित करने का सार यही है कि आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई राक्षसों से नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से होती है। और इन सब के बीच सफेद संगमरमर के बुद्ध का शांत स्वरूप एक ही संदेश देता है, सच, शांति और रोशनी सब तुम्हारे भीतर है। हाँ भाई, नर्क से स्वर्ग और मोह माया से ज्ञान तक का यह सफर आपको कैसा लगा?